तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। और आज आपको सुनाएंगे कि क्यों अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिशियंस का नया समीकरण कैसे काम कर रहा है। बेसिकली ये पूरी कवायद जो है ये गिव एंड टेक की है। अगर आपने ध्यान से देखा हो, देश के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े कारखानेदार, बड़े बड़े अमीर आदमी, एयरलाइंस चलाने वाले, समुद्री कंपनियां चलाने वाले, हीरा व्यापारी, गोल्ड के व्यापारी, सब लोगों के ऊपर सरकार की गाज गिरी क्योंकि उन्होंने टैक्स की चोरी की थी या उन्होंने क्राइम की किसी प्रोसीड से प्रॉपर्टीज बनाई थी और उनके ऊपर केस चले पीएमएलए के। जो एक एक्ट जो है जिसके ऊपर ईडी काम करती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब ये एक्ट ऐसा है कि जिस आदमी के ऊपर ऑलरेडी कोई क्रिमिनल एफआईआर दर्ज हो उसके खिलाफ ही ईडी की कार्रवाई हो सकती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की। आप हैरान होंगे ये सुन के कि जिस शख्स के ऊपर सिर्फ एक एफआईआर थी किसी क्रिमिनल केस की, उसके ऊपर तो ईडी का छापा पड़ जाता है कि उसके खिलाफ ऑलरेडी एक एफआईआर दर्ज थी। उसकी इंक्वायरी करते करते ईडी ने उसकी जो क्राइम की प्रोसीड्स हैं, जो क्राइम के जरिए से पैसा कमाया है, उसको लेके ईडी ने कार्रवाई की और उस आदमी को पकड़ लिया। लेकिन आपको कभी हैरानी नहीं होती सुन के कि जितने बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड सरगना हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, इनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कितने केस चल रहे हैं। ये एक बहुत संगीन विषय। मैं इसलिए कहता हूं गिव एंड टेक, क्योंकि कार्रवाइयां सिर्फ वहीं होती हैं जहां से आगे कुछ मिलने की गुंजाइश नहीं होती। मिलने का मतलब ये नहीं है कि ईडी के अफसरों को रिश्वत चाहिए, उनको पैसा चाहिए, या सरकार को कोई जो रूलिंग पार्टी कहीं भी हो उनको पैसा चाहिए। ईडी के मामले में तो रूलिंग पार्टी एक ही है, उसको को पैसा चाहिए। पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है, तो हम वो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, एलिगेशन नहीं लगा सकते। तो क्या कारण है कि जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपये क्राइम के जरिए से कमाए, उनके ऊपर आज तक कोई भी ईडी का केस नहीं बना, इक्का दुक्का छोड़कर। भाई ठाकुर और फैमिली, वसई विरार के किंग, उनके ऊपर 2-3 साल पहले रेड हुई थी। कहा गया कि 1000 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स की अनगहली पाई गई, लेकिन पीएमएलए का कोई केस नहीं बना उनके ऊपर। अगर इनकम टैक्स की चोरी हुई है, कुछ खातों में गड़बड़ी की गई है, प्रोसीड्स कहाँ से आई, वो पैसा कहाँ से आया, और वो रेड उनके जो ट्रस्ट हैं उनके ऊपर हुई थी, वो भी भूल जाइए। लेकिन उस रेड के बाद रूलिंग पार्टी को एक फायदा हुआ कि भाई ठाकर के जो 3 एमएलए थे उन्होंने रूलिंग पार्टी की मदद करनी शुरू कर दी, तो मामला ठप, खत्म। अब मुझे बताइए आप कि अरुण गवली की पूरी कमाई का साधन क्या था। जितनी प्रॉपर्टी, बैंक खाते, ये वो सब, वो पैसा कहाँ से आया।
क्या ये सरकारी एजेंसीज को मालूम नहीं है? क्या वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है? उनके ऊपर कभी ईडी का रेड आज तक नहीं हुआ। मैं कारण बताऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद। अमर नायक एंड कंपनी, कभी ईडी का रेड नहीं हुआ, कभी इनकम टैक्स का रेड नहीं हुआ। उसके बाद जब तक वरदराजन मुडलियार जिंदा रहा, तभी ईडी भी थी, इनकम टैक्स भी था, लेकिन कभी कोई रेड नहीं हुआ। इसी तरीके से छोटा राजन कंपनी, कभी ईडी का, कभी इनकम टैक्स का रेड नहीं होता। क्या आप ये कहना चाहते हो कि इन सब लोगों ने जितनी लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मुंबई और आसपास के इलाकों में बनाई या बाहर बनाई, क्या वो सब की ऑफिशियल परमिशन ली थी? हिंदुस्तान के बाहर अगर आप प्रॉपर्टी बनाते हो तो आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती। एक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का ही इनका एक रूल है कि बाहर जो भी प्रॉपर्टी हो पहले परमिशन लो फिर बनाओ। पैसा बाहर गया तो कैसे गया? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, फेरा, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उसके नीचे बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई थी पुराने जमाने में, लेकिन वो सब छोटे मोटे थे। एक भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान उस जमाने में, मैं 83-84 की बात कर रहा हूँ, वो बाहर से क्रिकेट का मैच जीत के इंडिया के लिए जीत के आ रहे थे, ट्रॉफी लेके। उनके पास से कुछ $1,000-1,200 कुछ ऐसे मिले थे, US डॉलर। उनके ऊपर फेरा का केस बना दिया था एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने। और बेचारे इतने बड़ा नाम था उनका, बहुत नमोशी हुई उनको। लेकिन आज ये सब लोग जिनके मैंने नाम गिनाए, ये नहीं, जिनके जैसे सैकड़ों पूरे देश भर में और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कुछ लोगों के ऊपर हुई है, लेकिन वो लोग थे जो सरकारी पक्ष के नजदीकी नहीं थे, सरकारी पक्ष के समर्थक नहीं थे। लेकिन इन लोगों के साथ नहीं हुई क्योंकि ये पहले ही सरकारी पक्ष के साथ मिले हुए। अब आप सोचोगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, जिस बात का जिक्र मैंने पहले किया। इन लोगों से सरकारी पक्ष इनसे कुछ आशा रखता है, गिव एंड टेक वाली पॉलिसी, कि हम आपको आपके पुराने मुर्दे नहीं फोलेंगे, आपके पुराने किस्से नहीं निकालेंगे, लेकिन आप हमें राजनीतिक सत्ता में बने रहने के लिए मदद करेंगे। अब आपको बताता हूँ असली कहानी। मुंबई में पिछले दिनों में आपने एक हलचल देखी होगी, हमने भी एक एपिसोड बना के दिखाया था, आप लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया। माफिया ऑपरेट कैसे करता है? क्राइम की कहानियां सुनाना बहुत आसान होता है, क्राइम के किस्से सुनाना बहुत आसान होता है, लेकिन ये क्रिमिनल्स की पहुंच कहाँ तक, किस लेवल तक होती है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही नहीं सरवाइव कर जाते ये लोग। जिस मुंबई में हजारों एनकाउंटर हुए, उसमें से ऐसे लोग कैसे बचे, क्या कभी किसी ने सोच के देखा? बहुत बड़े कारण है उसके पीछे। सबसे बड़ा कारण वोट बैंक, और वो अभी महाराष्ट्र में, मुंबई में सिद्ध होने वाला। पार्लियामेंट की इलेक्शन तो कब होंगी पता नहीं, लेकिन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शंस
आने वाली, उसके लिए भूमिका तैयार की जाए। हमने आपको एक एपिसोड दिखाया था जिसमें आपको बताया था कि कैसे D.K. राव और उसके चंद साथी वो एक दिन अमर नायक के भाई अश्वर नायक के पास जाते हैं, पूजा में हिस्सा लेते हैं और उसके बाद कुछ आपस में बातचीत करते हैं। उसके बाद यही D.K. राव अरुण गवली की दगड़ी चाल में पहुंच जाता, उसी किस्म का मंजर वहां नजर आता, उसी किस्म की मुलाकातें, लोगों से मीटिंग करना, लेकिन दिखाया ये जाता है कि ये तो पूजा पाठ करने गए थे। अरे भाई, क्रिमिनल पुराना हो या नया हो, उसका पूजा पाठ से क्या लेना देना। असल में कहानी ये थी कि मुंबई की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ग्राउंड लेवल पे जो लोकल दादा लोगों का असर काम करता है उतना किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर का नहीं करता। आपको हैरानी होगी सुन के कि मुंबई दुनिया भर में मशहूर है, वन ऑफ द बिगेस्ट और मोस्ट मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन सिटी, पर वहाँ के लोगों की हालत ये है कि लोकल दादा लोग दे होल्ड द स्वे। उनका कंट्रोल इतना गहरा है कि लोकल लेवल पे, मोहल्ले, गली मोहल्ले, कूचे, झोपड़पट्टी लेवल पे वो लोग इनके चुंगल से बाहर नहीं निकल सकते। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी वो सीट जीतनी है तो उनको इनकी मदद लेनी पड़ती है, उनकी मजबूरी है। देन कम्स द क्रिमिनल एंगल। अब ये लोग जब कानूनी तौर पे जमानत पर हैं, बाहर हैं, लेकिन आम गरीब लोगों के लिए ये मसीहा, कल मैंने शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया था अपने एपिसोड में, गरीबों का मसीहा। गरीबों के पैसे से ही पलने वाले लोग अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें सब। अब इस इलेक्शन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुंबई की देश की सबसे अमीर कॉरपोरेशन है। जितनी ताकत एक आम राज्य में एमएलए के पास नहीं होती, उसके ज़्यादा ताकत और क्लाउट मुंबई में कॉरपोरेटर का होता। हर बड़े कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा स्टैंडिंग कमेटी से कोई भी ठेका पास करवाना है जो लेना देना करोड़ों में होता। आप कभी भी रिसर्च करके देख लो, जो शख्स या औरत मुंबई कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर बनते हैं, 4-5 महीने में बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती, अमला फैला आ जाता है, प्राइवेट मार्शल आ जाते हैं, गनमैन आ जाते हैं, और 1 साल के अंदर अंदर बड़ा आलीशान घर भी बन जाता है। तो ये क्लाउट इसको कहते हैं, पॉलिटिकल क्लाउट। जताता कौन है इनको? जताने वाले वही लोग हैं जिनका नाम हमने कल के एपिसोड में लिया। इसलिए D.K. राव को सब सरगनाओं के पास भेजा गया, ये मैसेज देने के लिए कि आने वाली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शन में हम सबको मिलके रूलिंग अलायंस को जताना है, इसी में हमारा भला है। नहीं तो दैट्स द बिग क्वेश्चन मार्क। नहीं तो ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा और मकोका आ जाएगा, तुम्हारे पुराने केस खुल जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। अब अगर आपको हैरानी होगी कि इन लोगों के पास इतना बड़ा वोट बैंक कैसे होता, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम आगे इस
अंडरवर्ल्ड के जो माफिया रूप है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नासिक डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। छगन भुजबल नासिक से आते, शिव सैनिक थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा बेस नासिक है, क्योंकि वो माड़ी जमात से आते हैं और नासिक में माड़ी जमात का बहुत बड़ा पॉपुलेशन। इनके सब आगे पीछे जो मर्जी हो, लेकिन जब अपनी समाज के साथ अपने लोगों के साथ खड़े होने का मौका आता है तो आपका समाज आपके साथ खड़ा होता है। इसी तरह छोटा राजन का बहुत बड़ा स्पोर्ट बेस नासिक में है। उसी तरह कल जो हमने जिक्र किया, नीलेश पराड़कर जैसे लोग कोंकण में पैर पसार रहे हैं। नारायण राणे का बेस भी कोंकण है। जब तक आपका एक ग्राउंड लेवल पे बेस नहीं होगा, आपको सरकारी दरबारे कोई पूछेगा नहीं। इसलिए ये अंडरवर्ल्ड के लोग एक बड़ा वोट बैंक क्रिएट करके रखते हैं अपने रूरल एरियाज में, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। आपको हैरानी होगी सुन के, मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में। नासिक डिस्ट्रिक्ट के आधे गांव में कोई भी शादी होती है तो उसकी इनविटेशन 2 लोगों के पास जरूर पहुंचती। एक छगन भुजबल के परिवार के पास और दूसरी अमरनाथ के परिवार के पास, और तीसरी इसी तरह दूसरे थोड़ा सा हटके इलाके से छोटा राजन और उसके परिवार के साथ। दोस्तों, ये बहुत लंबा चौड़ा किस्सा, इतना आसान नहीं अंडरवर्ल्ड को समझना जितना आप समझते हो। इसने उसको मारा, उसने उसको मारा, वो जेल चला गया, वो मर गया, वो बच गया। दैट्स नॉट द अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड उन चंद लोगों के हाथों में है जो लोगों के साथ अपनी जात, बरादरी, कास्ट इसका फायदा उठा के पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करते हैं। और पॉलिटिशियन को ब्लैकमेल होना पड़ता है कि उसको वोट चाहिए। वोट नहीं मिलेगी तो वो जीतेगा नहीं, उसका पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म हो जाएगा। दिस इज नॉट अ स्टोरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दिस इज द स्टोरी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द क्रुक्स। इन बदमाशों ने देश का सत्यानाश करके रखा हुआ है। ये क्रिमिनल लोग किस किस लेवल तक जाके एक दूसरे को घुटनों के बल लाते हैं, ये अपने आप में अजीब कहानियां हैं। सुनाएंगे आपको आने वाले दिनों में। तो अगर आपको ये लगता था कि किसी आदमी ने, गावली के गैंग के लोग ने अमरनाथ के आदमी को मार दिया, वो बेचारे गरीब आदमी थे, मजबूर थे, उनकी फैमिली का हाल कभी आपने देखा? जिन लोगों से इन लोगों ने लोगों को मरवाया, उन लोगों का हाल क्या? नोबडी इज बॉदर्ड। किसी पत्रकार ने उनके ऊपर कोई काम नहीं किया, खाली खून बेचा है, खून खराबा बेचा है। समाज की किसी ने नहीं सोची। कैसे ये सब ऑपरेट करता है सिस्टम, ये बहुत गुंजलदार तंत्र है, मकड़ी का जाला है, मकड़ जाल है। हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में इसी किस्म के उस तंत्र को आपको बताने के लिए कि अगर अरुण गवली जैसे लोग बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की सारी उम्र सर्वाइव कर सकते हैं तो कैसे करते हैं? अगर अमर नायक जैसे लोग
खुद तो मारा गया एनकाउंटर में, लेकिन बाकी सब कुछ तो है ना, उसके ऊपर कभी एक्शन नहीं होगा। छोटा राजन कभी एक्शन नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के अंडरवर्ल्ड काम कैसे करता है, इसको समझना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हो। इनकी तारें जड़ें वेरी इंटरमिंगलिंग हैं, बहुत दूर तक रिश्ते जाते हैं। उनकी कहानियाँ सुनाएंगे आने वाले दिनों में, कैसे पॉलिटिकल बॉसेस इनकी स्ट्रिंग खींचते हैं और कैसे अंडरवर्ल्ड वाले पॉलिटिकल बॉसेस की स्ट्रिंग खींचते हैं। वो ज़माना गया जब कहते थे कि ये क्रिमिनल तो कठपुतली हैं जिनको पॉलिटिशियन कंट्रोल करता है। मैं कहता हूँ ये जो पॉलिटिशियन है वो कठपुतली हैं और उनको अंडरवर्ल्ड कंट्रोल करता है। ये कहानी जारी रखेंगे, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।